हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी कंप्यूटर की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम ट्रिपल सी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं और कोर्स में और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उनको भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जैसे यूपीपीसीएल है आपका, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके। तो अपन बात कर चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो अपन दो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन की बात कर चुके हैं। आज बात करेंगे थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जो माने जाते हैं कि कब से कब तक हैं, तो वो माने जाते हैं 1964 से लेके 1975 तक। ये जो एरा जो टेन्योर माना जाता है ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का माना जाता है। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में सबसे पहले खास क्या हुआ कि इसमें ट्रांजिस्टर की जगह आईसी चिप्स यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग प्रारंभ हुआ इस वाले मतलब थर्ड जनरेशन में। जिससे कंप्यूटर क्या हुआ कि छोटा रूप कंप्यूटर जो है काफ़ी छोटे रूप में संभव हो सका। जो आजकल के कंप्यूटर आ रहे हैं जैसे इस टाइप का थोड़े से इससे बड़ा था। आपने कभी देखा होगा ये बड़े बड़े मॉनिटर वाले कंप्यूटर जो थे, तो वो मतलब पहले बड़े रूम रूम के बराबर हुआ करते थे कंप्यूटर, एक कमरे के बराबर हुआ करते थे। तो वो छोटे होके एक टेबल पे सारे समेट के आ गए, लगभग एक टेबल के बराबर पे कंप्यूटर आ गया समेट के। तो इस इंटीग्रेटेड सर्किट के आने से या प्रयोग से ये संभव हो पाया कि कंप्यूटर जो है काफ़ी छोटा हो गया। ठीक है, काफ़ी छोटा हो गया कंप्यूटर। फिर पहले एसएसआई यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, बाद में एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ। ये स्मॉल एसएसआई एमएसआई क्या है? एसएसआई एमएसआई है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। एक चिप हुआ करती थी सिलिकॉन की जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बनाए जाते थे। ये टेक्निकल में जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ाया जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में। तो सैकड़ों कंपोनेंट जैसे कि रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, तो ये सारे कंपोनेंट ये पहले अलग अलग लगाए जाते थे। बाद में क्या है कि इसी आईसी के अंदर, ये जो आईसी दिख रही है आपको, इसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। तो इसी के अंदर ये सारे प्लांटेड थे इसी वेफर पे। सिलिकॉन की या जर्मेनियम की लेयर होती थी, उसी पे या सारे रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, ये सारे के सारे कंपोनेंट इसी पे बना दिए जाते थे, जिसको बोला जाता था आईसी। इसकी बदौलत जो कंप्यूटर का आकार था बहुत छोटा होता चला गया धीरे 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 धीरे। तो सैकड़ों की तादाद में जो कंपोनेंट थे वो इसी एक वेफर पे, मतलब सिलिकॉन वेफर बोलते हैं जिसको, सिलिकॉन वेफर या सेमीकंडक्टर वेफर पे समेट के आ गई। तो ये हुआ था एक थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर में। ठीक है, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया था, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, थर्ड जनरेशन में क्या आया? इंटीग्रेटेड सर्किट प्रयोग होने लगा कंप्यूटर में मेन हार्डवेयर पार्ट के रूप में। साथ ही साथ इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में मैंने इनपुट मतलब इनपुट एंटर करने के लिए डाटा और आउटपुट डाटा को, इंफॉर्मेशन को देखने के लिए, इंफॉर्मेशन को मतलब लेने के लिए या देखने के लिए डिवाइसेस का प्रयोग किया जाने लगा। इसमें मेन डिवाइसेस क्या प्रयोग होने लगी? कीबोर्ड और मॉनिटर। ठीक है, कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग होने लगा। अभी माउस का प्रयोग नहीं हुआ है, कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग मेनली इस थर्ड जनरेशन में होने लगा था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मॉनिटर और कंप्यूटर कीबोर्ड का प्रयोग या किस जनरेशन में स्टार्ट हुआ? तो ये हुआ सेकंड जनरेशन। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज का ही प्रयोग करते थे थर्ड जनरेशन में, लेकिन इसकी कैपेसिटी जो थी वो इंक्रीज हो गई थर्ड जनरेशन में, काफ़ी इंक्रीज हो गई। मतलब डबल से ज़्यादा, ट्रिपल से भी ज़्यादा, दुगुनी से तिगुनी, चार गुनी, इस तरह से इसकी मैग्नेटिक टेप और डिस्क स्टोरेज की मैग्नेटिक डिस्क बोले, मैग्नेटिक डिस्क या डिस्क स्टोरेज की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई पहले से, जो अब सेकंड जनरेशन तक यूज होती थी। ठीक है, इसमें अभी स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप ही किया करते थे थर्ड जनरेशन तक। और साथ ही साथ इसमें थर्ड जनरेशन में क्या हुआ कि सेमीकंडक्टर स्टोरेज डिवाइस का भी विकास हुआ, यानी डेवलपमेंट हुई। जैसे कि रैम का भी इसमें डेवलपमेंट हो चुका था थर्ड जनरेशन तक। सेकंड जनरेशन तक हम मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का स्टोर यूज कर रहे थे। थर्ड जनरेशन तक क्या हुआ कि रैम का भी डेवलपमेंट हो गया, जिसके कारण क्या हुआ कि कंप्यूटर की स्पीड में काफ़ी इंक्रीज हुआ। जैसे कि रैम जितनी ज़्यादा होती है कंप्यूटर में, आजकल के कंप्यूटर तो काफ़ी फास्ट होते हैं, पुराने ज़माने के कंप्यूटर में 90s 40, 45, 75, 764 के आसपास
तब उतनी रैम का साइज नहीं हुआ करता था, तो एमबी में रैम आती थी। आजकल तो जीबी में आती है, तब एमबी में रैम आया करती थी, एमबी 5 MB 10 MB ऐसे करके। तो रैम का विकास हुआ, रैम का डेवलपमेंट हुआ, और उसके साथ ही साथ कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई रैम का यूज़ करने से, यानी कि रैम के प्रयोग से। तो थर्ड जनरेशन में क्या है, रैम का भी प्रयोग होने लगा। तो प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर कैलकुलेटेड इन नैनो सेकेंड। जो अभी तक अपन ने फर्स्ट जनरेशन में मिली सेकेंड बात की थी, और सेकेंड जनरेशन माइक्रो सेकेंड पे बात आई थी, उससे ज़्यादा स्पीड हो गई नैनो सेकेंड, यानी कि 10⁻⁻⁹ में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने लगा। तो स्पीड काफ़ी इंक्रीज हो गई इस थर्ड जनरेशन में आते आते, और जो थी नैनो सेकेंड में स्पीड। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स की स्पीड क्या थी, या गति पूछता है या स्पीड पूछता है, तो कितनी थी प्रोसेसिंग स्पीड या कंप्यूटर की स्पीड, एक ही बात है दोनों की। तो जनरल भाषा में तो बोल देते हैं कंप्यूटर की स्पीड, लेकिन जो टेक्निकल भाषा में बोला जाता है तो वो प्रोसेसिंग स्पीड होती है, क्योंकि जो भी डेटा कंप्यूटर में जाता है तो वो क्या होता है, प्रोसेस होता है, तो इसलिए इसको प्रोसेसिंग स्पीड बोला जाता है। तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड क्या हो गई, नैनो सेकेंड में हो गई। फर्स्ट में मिली सेकेंड थी, सेकेंड जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में मिली सेकेंड, सेकेंड जनरेशन में माइक्रो सेकेंड, थर्ड जनरेशन में क्या हो गई, नैनो सेकेंड पे आ गई, यानी कि 10⁻⁹ सेकेंड में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने लगा। इसमें क्या हुआ कि बिजनेस और पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग प्रारंभ हुआ, यानी पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत कंप्यूटर, यानी पर्सनल कंप्यूटर ये बोलते हैं, पीसी बोलते हैं जिसको। तो पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग भी इस थर्ड जनरेशन में लगभग स्टार्ट हो चुका था, प्रारंभ हो चुका था। और साथ ही साथ हाई लेवल लैंग्वेज जो थी, पास्कल, बेसिक और एल्गोल का भी विकास हुआ इसी जनरेशन में, थर्ड जनरेशन के दौरान ही। ये PL1 क्या होता था, PL1 थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये मेमोरी वगैरह को, मेमोरी के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, तो वो यूज़ की जाती थी PL1। तो हाई लेवल लैंग्वेज थी ये PL1, बेसिक, पास्कल। इनका ये जो एब्रीविएशन है पास्कल वगैरह, इनका मैं जो बता चुका हूँ, एब्रीविएशन का फुल फॉर्म बता चुका हूँ अपनी एब्रीविएशन क्लास में, देख सकते हैं। एल्गोल का मतलब एल्गोरिथम लैंग्वेज। तो ये एल्गोल और पास्कल और बेसिक का विकास भी लगभग थर्ड जनरेशन के नियर अबाउट हुआ है, यानी कि थर्ड जनरेशन में ही इनका विकास हुआ है। और साथ ही साथ इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी, ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि कई सारे फंक्शंस को या जॉब्स को टाइम दे दिया जाता था, कि एक टाइम क्वांटम बोलती है या टाइम स्लॉट बोलती है, तो टाइम शेयरिंग ऑप्शन हो गया, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हो, ताकि कोई भी काम ज़्यादा टाइम तक न ले सके, यानी कि जैसे कि 5-5 मिनट के स्लॉट बना दिए, 10-10 मिनट के स्लॉट बना दिए, तो एक प्रोसेस 10 मिनट पूरा होता था, फिर वो रुक जाता था, फिर नेक्स्ट प्रोसेस 10 मिनट पूरा होता था, फिर वो रुक जाता था। यदि वो 9 मिनट में पूरा खत्म हो जाता था, तो नेक्स्ट प्रोसेस जो बचा हुआ है वो प्रोसेस एग्जीक्यूट, मतलब हर किसी को टाइम दे दिया गया थोड़ा 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 थोड़ा, कि आप सभी, इससे क्या हुआ कि प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ गई, इससे वर्किंग स्पीड बढ़ गई कंप्यूटर की। टाइम शेयरिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसका विकास हुआ। बाकी जो डिटेल है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेलली बात करेंगे। अभी आप जनरेशन पढ़ रहे हैं, तो जनरेशन के बारे में थोड़ा सा बस आइडिया बता रहा हूँ कि टाइम दे दिया गया, टाइम स्लॉट दे दिए गए सभी प्रोसेस को। तो ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी जो डेवलपमेंट हुआ है वो थर्ड जनरेशन में हुआ है, ठीक है। इसके बाद साथ ही साथ इसका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग का भी विकास लगभग थर्ड जनरेशन में माना जाता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग क्या होता है, मल्टीटास्किंग तो ये होता है कि जैसे कि मैंने कोई ब्राउज़र खोल रखा है, तो उसमें क्या है, मैं कुछ सर्च भी कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैंने कोई फाइल डाउनलोडिंग के लिए लगा रखी है, तो और मैं साथ ही साथ किसी ऑडियो फाइल वगैरह सुन रहा हूँ, ठीक है, गाने वगैरह भी सुन रहा हूँ, और मैं सर्फिंग भी कर रहा हूँ, और सर्फिंग मतलब कुछ सर्च भी कर रहा हूँ, और कोई आर्टिकल पढ़ रहा हूँ या न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ ब्राउज़र में, और साथ ही साथ मेरी डाउनलोडिंग चल रही है। तो ये तो हो गया मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग ये होता है, तो ये भी डेवलप हुआ, इसका भी प्रारंभ हो गया था सेकंड जनरेशन के दौरान। और मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, जैसे अभी भी मैंने देखी कई सारी फाइलें खोल रखी हैं। एक तो मैंने फॉक्सेट रीडर खोल रखा है अपना, जिसमें आपको पढ़ा रहा हूँ, और साथ ही साथ मैंने क्या है, एक अपना रिकॉर्डर खोल रखा है। तो ये दोनों प्रोग्राम खोल रखे हैं मैंने अलग अलग। तो ये इसका भी प्रारंभ क्या है, सेकंड जनरेशन में ही हो गया था, कि वहाँ से ही स्टार्ट हो गया था मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी टास्किंग का स्टार्ट भी लगभग थर्ड जनरेशन से प्रारंभ हो गया था।
तो ये आपको मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये 1965 में डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ने डीईसी ने डीईसी द्वारा पहला व्यावसायिक कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर लॉन्च किया गया। पहला जो व्यावसायिक कंप्यूटर था मिनी कंप्यूटर व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर जो लॉन्च किया गया था वो किया गया था डीईसी के द्वारा, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा 1965 के आसपास, यानी 1965 में। तो इसका नाम रखा गया था कंप्यूटर का, मिनी कंप्यूटर का, पीडीपी, यानी प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर 8। तो इसका विकास कब हुआ? 1965 में, जो कि पहला व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर था। और नोट में एक नोट करने वाली बात बता देता हूँ मैं आपको, इम्पोर्टेंट बात, जो 1958 में जो आईसी चिप जो बनी थी, तो इसका आविष्कार किसने किया था? ये विकसित किसके द्वारा की गई थी? जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई के द्वारा। ये 1958 यानी 1958 में आईसी चिप का जो डेवलपमेंट किया गया, विकास किया गया, वो जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई के द्वारा 1958 में किया गया। 1958 में आईसी चिप का डेवलपमेंट हुआ। और ये जो आईसी चिप जो होती है किस मटेरियल की बनी होती है? इट इज़ मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन से होते हैं? जर्मेनियम और सिलिकॉन, यानी अर्धचालक पदार्थ। जिन मैं बताया था पदार्थ 3 टाइप के होते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो ये जो आईसी चिप बनी होती है किसकी बनी होती है? अर्धचालक पदार्थ की, यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल की। तो इस वीडियो में इतना ही। इसकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 4th जनरेशन की, उसके बाद बात करेंगे 5th जनरेशन की। तो यही है, इसका थोड़ा सा इतिहास है, हिस्ट्री है इसकी, डेवलपमेंट की, क्लासिफिकेशन ऑफ थर्ड जनरेशन का यही थोड़ा सा हिस्ट्री है। इसमें सारे क्वेश्चन जो भी आए हैं अब तक सारे सब कवर हो जाएंगे इससे। जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ से सारे क्वेश्चन बस यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे बात करेंगे 4th जनरेशन की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।